मुस्लिम वोटर्स जो है वो बड़ा सेगमेंट जो मुस्लिम वोटर्स का है वो आरजेडी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है। एक उसका एक सेगमेंट जो है आप एक क्वार्टर मान के चलिए तो वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार जब जब बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ये फटकता भी है, पीछे भी हटता है। तो जो इंटैक्ट वोटर्स हैं उनकी संख्या, मुस्लिम वोटर्स की संख्या कम हो जाती है इधर, जिसकी लगातार कोशिश चलती रहती है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जन स्वराज की अगर हम लोग बात करें तो इस चुनाव में जन स्वराज ने जो वादे किए हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होता है, उसका ऐलान होता है और उसके बाद जो कहा गया कि भाई मुस्लिम आबादी जो है उसको हम बड़ा मौका देंगे, और इसमें दिख भी रहा है कि इस उपचुनाव में 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 2 जगह पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। आप वोट बैंक की तरह नहीं सोचें, मुस्लिम्स जो हैं उनको वोट बैंक की तरह देखने की गलती ना करें। आपको उनको कन्विंस करना होगा। अवेयर हो गया है, मुस्लिम समाज भी अवेयर हो गया अपने मुद्दों को लेकर कि कौन उनके लिए कुछ कर रहा है, कौन केवल दिखावे के लिए सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, कौन उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। तो उस पर नज़र होती है। इस 4 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के लिए, जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन प्रशांत किशोर भी इसमें अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एमआईएम भी अल्पसंख्यकों पर बड़ी डोरे डालने की कोशिश कर रही है। इन तमाम 4 सीटों पर मुसलमानों को लेकर जो सियासत हो रही है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी हैं। तो बिहार में सबसे पहले तो जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, खास करके इस बार के मुद्दे मुसलमान चर्चाएं बहुत हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो किसी भी चुनाव में, ये तो एक तरह से सेमीफाइनल है। बिहार में अगर चुनाव की बात करें तो ये सेमीफाइनल है, बहुत अहम चुनाव हो जाता है, 4 सीटें हैं। तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनकी चर्चा चाहे इस खेमे से हो चाहे उस खेमे से हो, होना ज़रूर है। मुद्दों में वो शामिल रहते हैं और तमाम जो पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, वो ये कहती है कि हमने मुस्लिम समुदाय के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर अल्पसंख्यक शब्द हम जब बोलते हैं तो उसमें बाकी अल्पसंख्यक भी आ जाते हैं, लेकिन सीधा मतलब होता है उसका बड़ी आबादी जो मुस्लिम्स हैं। तो उनको खुश करने के लिए, है ना, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तमाम तरह की बातें की जाती हैं। और जो दूसरा खेमा है वो ये आरोप लगाता है कि भाई आपने तो तुष्टीकरण किया, उनका वोट के लिए सिर्फ तुष्टीकरण किया, उनके लिए कुछ काम किया नहीं आपने। काम तो असली हमने किया है। तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो हमेशा हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जुड़ जाता है मुस्लिम वोटर्स के साथ कि वो जिस तरफ चले जाएं उनकी नैया पार हो जाती है, जीत की गारंटी उनकी बन जाती है, खासकर जब ऐसे माहौल हो। तो देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि इसमें एमआईएम का प्रदर्शन भी हम लोग देखेंगे। एमआईएम पहले भी रहा है चुनाव में और उसके रहने से एनडीए गठबंधन को लाभ हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और ये एनालिसिस भी है कि आप सारी सीटों का जो एनालिसिस निकालते हैं, रिजल्ट्स का जब एनालिसिस निकालते हैं, आकलन करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं वोटों का, तो ये निर्णय स्पष्ट तौर पे सामने आता है कि भाई एमआईएम की उपस्थिति जो है वो किसको फ़ायदा पहुंचा रही है। इसलिए कई बार उस पर आरोप भी लगता है कि वो बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन असली परफॉर्मेंस इसमें देखना है हम लोगों को जन स्वराज का, क्योंकि उसने भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, खासकर बेलागंज में। तो उन्होंने तो साफ कहा है कि आप अपना नेता खोजिए, हमको मत मानिए, रहबर आप खुद बनिए। यही बात तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम नेता बनने नहीं आए, आपको नेता बनाने आए। देखिए, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है और उनकी एमआईएम है, तो वो प्रेजेंस तो हर जगह दिखाना चाहती है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स को उस तरह से अपने साथ जोड़ नहीं पाती है जैसा कि वो दावा करती है। बाकी लोगों को उसका लाभ मिलता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जन स्वराज की अगर हम लोग बात करें तो इस चुनाव में जन स्वराज ने जो वादे किए हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होता है, उसका ऐलान होता है और उसके बाद जो कहा गया कि भाई मुस्लिम आबादी जो है उसको हम बड़ा मौका देंगे, और इसमें दिख भी रहा है कि इस उपचुनाव में 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 2 जगह पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। तो
50% की भागीदारी अगर दे रहे हैं तो ये सिर्फ दिखावा है, ये पोस्चरिंग है, ये भी देखने वाली बात होगी। और कितना कन्विंस होता है मुस्लिम वोटर्स, कितना कन्विंस होता है। ट्रेडिशनल पारंपरिक तौर पे जो मुस्लिम्स का वोट्स है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए आपको या मुझे कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो इन ब्लॉक इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है आज के डेट में। बिल्कुल। और बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी उनका वोट जाता है और नीतीश कुमार को भी उनके नीतीश कुमार तो लोकसभा चुनाव के बाद खुलेआम बोले, हालांकि उनके नेता भी बोले कि मुसलमान यादव मेरे पास नहीं है, देवेश ठाकुर का नाम काम नहीं करेंगे, उनका वोट नहीं देंगे। और नीतीश कुमार ने तो खुलेआम मन से कह दिया कि हम बिहार में मुसलमानों के लिए इतना काम किए हैं, लेकिन वोट देने के वक्त ये लोग कहाँ चले जाते। नहीं, ये तो है, लेकिन नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक जो सेक्शन है, प्रतिशत कम हो, बड़ी जो हिस्सेदारी है मुस्लिम वोटर्स में, बड़ी हिस्सेदारी कौन निभाता है? राजद निभाता है। राजद के साथ उसके पारंपरिक वोट जुड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी मुस्लिम वोट्स बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है। और अब तो बीजेपी के साथ भी, बीजेपी भी अब अस्पृश्य नहीं है मुसलमानों के लिए। एक बड़ा वोट सेगमेंट जो है वो बीजेपी के साथ भी जुड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी कई ऐसे काम किए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हाँ, बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास वाला जो फंडा है उस पे चलती है, उनके लिए काम करती, सिर्फ बोलती नहीं है। इन लोगों का मिजाज बदल रहा है, निश्चित रूप से बदल रहा है। और इसीलिए अब आप वोट बैंक की तरह नहीं सोचें। मुस्लिम्स जो हैं उनको वोट बैंक की तरह देखने की गलती ना करें। आपको उनको कन्विंस करना होगा। अवेयर हो गया है, मुस्लिम समाज भी अवेयर हो गया अपने मुद्दों को लेकर कि कौन उनके लिए कुछ कर रहा है, कौन केवल दिखावे के लिए सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, कौन उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। तो उस पर नज़र होती है। इस 4 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप तरारी का जो पूरा कन्फिग्रेशन देखें आप, है ना, तो आप जातिगत आधार पे वोट तो बांट देते हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट एन ब्लॉक रह जाता है ना। अब उस पर दावेदारी है। अगर आप रामगढ़ जाएं तो रामगढ़ में राजपूत दोनों छोर से, इंडिया की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी राजपूत कैंडिडेट हैं। खेल कहाँ पे आता है? मुस्लिम वोटर्स किधर जाएंगे, है ना। बेलागंज में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, 62,000 करीब मुस्लिम वोट्स हैं वहाँ पे। तो उसके लिए जनसुराज, MIM और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, इसके अलावा RJD तो है ही, RJD को तो उम्मीद रहती ही है। तो ये सारे जो सेगमेंट्स हैं, पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं कंपटीशन है कि इस मुस्लिम वोट्स को हम अपने साथ जोड़ पाएँ। अगर वो इसमें सफल हो पाते हैं तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुस्लिम वोटर्स ही इस उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जीत और हार का फैसला करेंगे। निर्णय 4-1 से होता है, 2-2 से होता है, 3-1 से होता है, क्या स्थिति बनती है ये इस पे बहुत डिपेंड करेगा। तो मुस्लिम वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला वक्त में जिस तरीके से खास करके हम MIM की बात कर रहे हैं, अब्दुल ईमान घूम रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुस्लिम क़यादत यानी रहबरी नेता बनाने की जब बात आती है तो कोई साथ नहीं देता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं इस 4 सीटों में मुस्लिम वोट को कितना कुछ तोड़ पाएंगे, चाहे MIM हो या फिर प्रशांत किशोर। देखिए, कोशिश तो है उनकी, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं, स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो बड़ा सेगमेंट जो मुस्लिम वोटर्स का है वो RJD की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है। एक सेगमेंट जो है, आप एक क्वार्टर मान के चलिए, तो वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ये फटकता भी है, पीछे भी हटता है। तो जो इंटैक्ट वोटर्स हैं उनकी संख्या, मुस्लिम वोटर्स की संख्या कम हो जाती है इधर, जिसकी लगातार कोशिश चलती रहती है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जो मुस्लिम वोटर्स को समझाने का जो सवाल है, अब ओवैसी जी की आप चर्चा शुरू कर देते हैं। ओवैसी जी हैदराबाद के बाहर कितनी सीटें वो हासिल कर पाए? बंगाल का चुनाव हमने देखा, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने देखा, हर जगह अपने कैंडिडेट्स तो वो खड़े करते हैं, अपनी प्रेजेंस तो दिखाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स उनके साथ कितने जुड़ पाते हैं ये आपको भी स्पष्ट है। जनसुराज की जो परफॉर्मेंस है, हम इसीलिए देखने में दिलचस्पी है क्योंकि उनका इतिहास हमें नहीं पता है। इस चुनाव के बाद इसका भी आकलन होगा कि जनसुराज जो कह रहा है, पीके जो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, उस पर अमल कितना करते हैं और उससे जो मुस्लिम आबादी है वो कितनी कन्विंस होती है। तो एक रिज़ल्ट आएगा और बड़ी रुचिकर ये
ये विषय बन जाता है कि इस चुनाव का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कितने वोट्स आते हैं। अगर जन स्वराज का कोई कैंडिडेट जीतता नहीं भी है तब भी इसका आकलन हम करने बैठेंगे कि जन स्वराज के कैंडिडेट्स को कितना वोट मिला, उपस्थिति बेलागंज कितनी? में जो उनका मुस्लिम कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिला, जी है ना, बाकी जगहों पे उनकी उपस्थिति क्या रही, कैसी रही, कितना प्रभावकारी है। और इसको जो इंडिया ब्लॉक है और एनडीए ब्लॉक है वो भी बहुत गहराई से देख रहा है कि जन स्वराज इस चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि इसके बाद इसका आकलन कर 2025 की जो स्ट्रेटेजी है वो तैयार की जाएगी और अपने परफॉर्मेंस का आकलन कर पीके भी आगे की रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल। तो अभी आप वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद को सुन रहे थे। इस उपचुनाव में मुसलमानों का अहम रोल रहने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या फिर कहें एनडीए या इंडिया महागठबंधन जो है, कितना कुछ लाभ होता है, किस तरफ वोटिंग ज़्यादा होगी, कौन जीत जाएगा, तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में उपस्थिति कितनी होगी पार्टियों की, वो भी एक बड़ा सवाल है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।